शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग जरा अपने मस्तिष्क को जांचने की कोशिश करिए, लेकिन अपने आप को एक शिक्षक के भाव में आके क्लास में समायोजित करते हुए तब आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप अपने को एक सामान्य स्टूडेंट ना समझिए, आप अपने को एक शिक्षार्थी ना समझिए, आप अपने आप को एक शिक्षक समझिए। उस हिसाब से कक्षागत अपने आप की आत्मा को प्रत्यर्पित करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए आपको सारे प्रश्न आपके सही होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से। अभी अभी हमने आपको बताया शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, किस शब्दों से मिलकर बनी हुई है, तो किस शब्द से बनी थी ये लैटिन भाषा के? एजुकेटम। अब एजुकेटम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था? ई और ड्यूको। ये किस भाषा के दोनों शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना या बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर निकालना, ये तो शिक्षा हो गया। और दूसरा बिंदु जो आप पढ़े मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का। और किसका है? आत्मा का। और किसका है? चेतना का। और किसका है? इस हिसाब से आप अपना उत्तर भी देते रहें कमेंट बॉक्स में। अधिगमकर्ता से शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। अधिगमकर्ता से। अधिगमकर्ता कौन होता है? शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है? अधिगम तो निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन एक क्लासरूम में क्या होता है? बालक होता है। तो ये तो अधिगमकर्ता से संबंधित है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से संबंधित है। फिर अधिगम प्रक्रिया से, ये विकल्प क्या होगा? ये भी लग रहा है कि सही होगा। अधिगम प्रक्रिया से कैसे सीखा जाए, कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए, तो अधिगम प्रक्रिया से, ये भी प्रश्न सही लग रहा है विकल्प। अधिगम संस्थितियों से। संस्थितियों का मतलब क्या है? आप देखिए यहाँ पे संस्थितियों का मतलब है कि अधिगम परिस्थितियों से, कक्षागत परिस्थितियों से, शिक्षक शिक्षार्थियों की परिस्थितियों से और क्लासगत परिस्थितियों से। तो अधिगम शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होता है, शिक्षक और उनके शिक्षार्थी, शिक्षार्थी और समाज के प्रति होता है, शिक्षार्थी और उसके परिवार के बीच में होता है, या बालक और उसके परिवार, बालक और समाज के बीच में होता है। तो ये तीनों विकल्प क्या हैं? सही लग रहे हैं। तो चौथा क्या है? दिए गए सभी विकल्प सही हैं। अब देखिए यहाँ एक भूल हो सकती है। क्या भूल हो सकती है? कि आप प्रश्न पढ़े शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, आपको लगा अधिगमकर्ता से, बिल्कुल सही है, आप यहीं विकल्प में टिक मारे और आगे बढ़ गए। तो आपको क्या करना है? सभी बिंदुओं को गौर से पढ़ना है और अपने कक्षा में आपने जो पढ़ा है उससे उसको जोड़िए, रिलेट करिए, तब आगे बढ़िए। नहीं तो ये आसान सा क्वेश्चन देखिए जल्दबाजी में भी गलत हो सकता था। तो देखिए कितने लोगों का सही है कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इस बिंदु को भी जरूर ध्यान दें, नहीं तो कभी कभी दिमाग में बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अधिगम समायोजन है, तो अधिगम समायोजन है। अधिगम क्या है? एडजस्टमेंट है। वह क्या करता है? परिस्थितियों को समायोजित करता है। यह विकल्प सही होगा। अधिगम सार्वभौमिक है। ये सब आरपीएससी के क्वेश्चन हैं सेकंड ग्रेड के। अधिगम सार्वभौमिक है तो लर्निंग तो सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये केवल फॉर्मल तो होती नहीं है, ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों प्रक्रियाओं में चलती है। तो ये भी विकल्प सही हो गया। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। ये
कुछ डाउटेबल लग रहा है, अगले विकल्प पे चलते हैं। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो अभी अभी हम इसके पहले बताए अधिगम क्या है, मनोविज्ञान, मन, आत्मा, चेतना और व्यवहार का विज्ञान है। और लर्निंग क्या है, लर्निंग टू बी चेंज, लर्निंग क्या करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो इस प्रकार से ये भी विकल्प सही हो गया, ये भी विकल्प सही हो गया, ये भी विकल्प सही हो गया। तो इसमें से गलत कौन सा है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है। अधिगम सदैव नहीं पता चलता, वह स्लो मोशन में होता है, तीव्र गति से होता है, आप अनुभूत करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का क्या करवाया, टीएटी परीक्षण करवाया। कौन सा परीक्षण करवाया, टीएटी परीक्षण करवाया। टीएटी परीक्षण किए ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके, निम्न की पहचान की जा सके। तो टीएटी परीक्षण से ये आपके बिंदु में है, क्या है, आपके टॉपिक में दिया हुआ है। टीएटी की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। और इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखिए कितना सही होता है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किए ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। अब वह उनकी क्या जांचना चाहता है, उपलब्धि की, मतलब उनके आंकिक मूल्यांकन का, उनके शैक्षिक मूल्यांकन करना चाहता है, अभिज्ञता की, अभिवृत्ति की, एप्टीट्यूड की, और व्यक्तित्व की, बिहेवियर की। तो वो किसका अध्ययन करना चाहता है, आप सभी उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। तो आपके टॉपिक में है एक बिंदु, व्यक्तित्व परीक्षण। तो अध्यापक जो है विद्यार्थी की क्या करना चाहता है, टीएटी परीक्षण से उसका व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहता है। टीएटी से वो क्या करना चाहता है। अब टीएटी का फुल फॉर्म अभी तक कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने दिया है, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। उसके बाद आ गया बुद्धिलब्धि, ये भी आपका बुद्धिलब्धि भी आपके टॉपिक में है इस बार भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, राजस्थान सेकंड ग्रेड के ही। आप देख लीजिए कि कितने आसान और कितने सरल, कितने सटीक आते हैं। आप अगर मतलब एक बार पढ़ लीजिए पूरा कॉन्शियस से, तो आपका आराम से हो सकता है। हमने तो कहा है 15 से 18, लेकिन आप अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो 20 का 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं विदाउट डाउटेबल। ये भी नहीं टेंशन है कि नहीं हाँ नेगेटिव मार्किंग में हमारा ये चला जाएगा, ये नहीं चला जाएगा। लेकिन आप अगर इसको धैर्य से, मनोयोग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको मनोविज्ञान के सारे विकल्प या तो गलत दिखेंगे या तो सारे विकल्प सही दिखेंगे। लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो आपको आपका सही वाला विकल्प दिख जाएगा। अब देखिए इसका हमने बता दिया थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। अब आ गया बुद्धिलब्धि। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आईक्यू। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी नेट तक आता है ये प्रश्न। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हायर में इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है। आई से तो लोग पकड़ लेते हैं इंटेलिजेंस, लेकिन क्यू से क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी उसी में बनाने लगते हैं। तो आईक्यू का कमेंट में आप डालिए, उसके बाद देखते हैं। आईक्यू का एक परिकलन सूत्र है। परिकलन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन लगाने का, कि हम आईक्यू किसी बच्चे की कैसे मापें। कक्षा 6 का बच्चा है, उसकी आईक्यू लेवल 5 के लेवल की है, 6 के लेवल की है, 40 है, 50 है, 60 है, 80 है, 120 है, 140 है, कितना है। तो इसको जानने के लिए हम कौन से फार्मूले का यूज करते हैं, आईक्यू निकालने के फार्मूले का। तो आईक्यू में दिया है
कि सी ए बटे एम ए इंटू 100, दूसरा विकल्प है एम ए बटे सी ए इंटू 100 और सी ए बटे 100 इंटू एम ए और 100 अपान एम ए इंटू सी ए। तो आपके सामने ये भी है, यहाँ पे एम ए बराबर क्या होगा, सी ए बराबर क्या होगा और इसका सूत्र क्या है। जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट में उत्तर दीजिए। तो क्या होगा, ज़्यादातर लोगों ने बताया है, कुछ लोगों का सही है कुछ लोगों का गलत। क्या है इसका, मेंटल एज अपान, कभी कभी सीए का लिख देते हैं क्या, आरए, रियल एज या क्यूमुलेटिव एज। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मेंटल एज एम ए अपान सी ए इंटू 100। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आईक्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका अभी तक जवाब ज़्यादातर लोगों ने नहीं दिया है। इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, क्वाइटेंट। फिर उसके बाद आगे आइए, अगला प्रश्न है, रोशा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है। रोशा इंक ब्लॉक या ब्लॉट, ब्लॉक है, ब्लॉक भी होता है। रोशा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले व सफ़ेद 5 बहुरंगी कार्ड और ये देखिए 10 बहुरंगी कार्ड। इसमें से कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और ये भी बताइए कि रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण किससे संबंधित है। जल्दी जल्दी दीजिए उत्तर। और देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आए हैं। अभी तो आज हमने 2 ही बिंदु पढ़ा, शिक्षा और मनोविज्ञान, और विभिन्न दार्शनिकों ने क्या कहा है, कैसे शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से तो रोशा इंक ब्लॉक परीक्षण में कितने कार्ड शामिल हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो इसका पहला ही विकल्प सही होगा, 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड। इसका उत्तर हमने दिया था कि नहीं, एम आई अपान सी ए, और इसमें होगा 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड। और इससे कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व। ये भी किससे संबंधित है, व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। टीएटी भी परीक्षण किससे संबंधित है, और इसका फुल फॉर्म, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, उसकी आईक्यू क्या होगी। 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु क्या है, 16 है, और उसकी आईक्यू पूछा है। तो अभी ठीक पहले, इसके पहले हमने आईक्यू का फार्मूला बताया था। क्या था फार्मूला, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, तुरंत लिखिए। यहां लिखते हैं, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। अब इसकी मानसिक आयु कितना दी हुई है, 16। वास्तविक
आयु कितना दी गई है 25 और मल्टीप्लाई किससे करना है, आप बस इसको काट दीजिए अगर आपको फार्मूला पता है। 25 चौका, यहाँ 4 आ गया, 16 चौका, तो उसका IQ कितना है 64 है। उसके बाद फिर आया अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसमें शब्दों को समझिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और उसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के ... में परिवर्तन लाना चाहती है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और उसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के ... में परिवर्तन लाना चाहती है। अब अभी हमने पढ़ा था, इसके पहले आत्मा भी पढ़ा था मनोविज्ञान वाले में, और देखिए ये वहाँ से प्रश्न है। चेतना भी पढ़े थे, मन का विज्ञान भी पढ़े थे और व्यवहारिक। लेकिन अब इसको ये प्रश्न वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आया है, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसका परिवर्तन, शिक्षा जो है व्यवहार का परिवर्तन करना चाहती है। शिक्षा किसका परिवर्तन लाना चाहती है, व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। उसके बाद फिर 8वां क्वेश्चन है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, तो कौन कौन सा प्रभावित करता है, वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस या इनहेरिडिटी, वातावरण, एटमॉस्फेयर, केवल वंशानुक्रम, फनली इनहेरिडिटी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, इनहेरिडिटी एंड एटमॉस्फेयर बोथ। तो कौन सा हो जाएगा, बच्चे को वंशानुक्रम तो प्रभावित ही करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है। अगर बच्चा, देखिए ठंडे प्रदेशों में के लोग क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और अगर देखा जाए कभी कभी देखा जाता है लंबे माता पिता हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। ये तो कभी अपवाद में हो जाता है कि लंबे माता पिता के बच्चे ठिगने हो गए या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के हो गए, ये सब अपवाद हैं। लेकिन जनरली देखा जाता है कि इनहेरिडिटी तथा वातावरण दोनों का प्रभाव किस पे पड़ता है, शारीरिक वृद्धि और विकास पर पड़ता है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को वर्तमान में बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है वर्तमान में। अब देखिए ये क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा क्या था। प्राचीन समय में जब हमारी परंपरागत शिक्षा चल रही थी, प्राचीन काल वैदिक काल में, तो उस समय क्या होता था, शिक्षा कैसी थी, किसकी केंद्रित थी। उस समय शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। और आज भी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जो लोग, कुछ लोग ऐसे ही बीएड कर लेते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, तो उनको भी लगेगा कि क्या होता है, कक्षा में तो शिक्षक ही प्रमुख होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में, परंपरागत शिक्षा के समय में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। उसके बाद आया तो शिक्षा हो गई पाठ्यचर्या केंद्रित। लेकिन वर्तमान समय में किससे केंद्रित है, शिक्षा बालक केंद्रित है, स्टूडेंट सेंटर्ड। सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प। तो सृजनात्मकता है, सृजनात्मक में प्रतिभाशाली बालक भी आ जाएंगे, पिछड़े बालक भी आ जाएंगे, मंदबुद्धि बालक आ जाएंगे, विकलांग, दिव्यांग, सारे लोग
क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है। लेकिन कभी कभी ये लोगों को लगता है कि मंदबुद्धि बालक कैसे सृजनात्मक हो सकता है। तो देखिए विभिन्न प्रयोग या विभिन्न हमारे जो वैज्ञानिक हैं, तो बचपन में सभी उतने ही इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन जो बाद में वे कर गए, उनके अनुसंधान आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन। लचीलापन, एक टीचर के अंदर भी ये गुण होना चाहिए लचीलेपन का। तो दिए गए सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। दिए गए सभी विकल्प इसके क्या हैं, सही हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि आरपीएससी के द्वारा जो हमारे पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन हमने किया। कितने सामान्य प्रश्न थे, कितने आसान प्रश्न थे। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लें तो आपके प्रथम खंड के 20 क्वेश्चन तो ये आपको निपटा देगा।